नमस्कार, प्रणाम। मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं दूरदर्शन के बेहद ही खास और चर्चित कार्यक्रम बिहार बिहान में। अ वेरी गुड मॉर्निंग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सदैव अकेले होने का साहस कीजिए, और उनका ये कथन इसलिए भी बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि दुनिया साहस देती है, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे हिस्से में अगर युद्ध है तो तुम्हारे हिस्से में भगवान श्री कृष्णा भी आएंगे। जीवन में अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर भी साथ है। इंसान जीवन में कर्मों को करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। इसलिए धैर्य रखें। जीवन में वो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं और जिसके लिए आपने मेहनत की है, बशर्ते कि सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। इन्हीं उम्मीद और कामनाओं के साथ मैं पुनः स्वागत करता हूं कार्यक्रम बिहार बिहान में। और भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश, ये संदेश हमारे जीवन में इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हमने उनसे सीखा है और उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जीवन के संघर्षों में हमें निरंतर आगे चलना है और अकेले ही चलना है। और इसी को बल दिया है, प्रोत्साहन दिया है हमारे देश के महात्माओं ने, लीजेंड्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, या फिर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमेशा इन्होंने हमें सिखाया है आगे बढ़ने का, संघर्ष करने का और सफलता पाने का, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में भी वही काम किया। देखते हैं आज का अनमोल वचन। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी। और अपने कार्यक्रम के बारे में मैं आज बता दूं कि आज का कार्यक्रम खास तो है ही, लेकिन स्पेशल उन लोगों के लिए भी है जो अपने आप को पर्यावरण के बेहद ही नज़दीक मानते हैं। जैसे कि मैं भी पर्यावरण के काफ़ी नज़दीक मानता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं, हम सभी को ये समझना चाहिए कि पर्यावरण से जुड़े रहना हम सब के लिए एक आज के समय में एक बड़ी चुनौती भी है। और जलीय जीव के संरक्षण के बारे में अगर आप सोचते हैं तो उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो आज का ये कार्यक्रम काफ़ी खास हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में, जो कि डॉल्फिन है। जी हाँ, डॉल्फिन जो बिहार राज्य का भी राजकीय जलीय जीव है। कैसे इसे संवर्धन किया जा रहा है, कैसे इसके राहों में चुनौतियाँ हैं, संकट के कारण क्या है, और कैसे इसे बचाया जा रहा है, और कैसे इसके बारे में लगातार जो रिसर्च हैं वो किए जा रहे हैं। आज इन सब के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को जानने का मौका मिलेगा और आपको भी समझने का मौका मिलेगा। तो इसी से जुड़े एक खास अधिकारी को हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा जी। आप अंतरिम निदेशक हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। बहुत बहुत स्वागत गोपाल शर्मा जी कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार। नमस्कार गोपाल शर्मा जी, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं हम बातचीत करने के लिए और अपने दर्शकों को बताने के लिए भी कि डॉल्फिन के बारे में, क्योंकि अक्सर गंगा डॉल्फिन को हम देखते हैं जब ये गंगा किनारे जाते हैं या फिर गंगा में स्नान करते हैं। एक विचित्र प्राणी इनसे हम समझ सकते हैं क्योंकि एक विलुप्ति के कगार पर है और वर्ष 2009 में इसे संरक्षित के तौर पर राष्ट्रीय जो जलीय जीव है इसे घोषित किया गया है। तो कई सारी बातें हैं इसके बारे में जानने के लिए और आपने उस पर तो शोध भी किया है, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। बिहार में किस ज़िले से आप आते हैं, उसके बाद शिक्षा दीक्षा आपसे कहाँ से हुई, बचपन कहाँ बीता, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, जरूर बताएं इसके बारे में। मैं गोपाल शर्मा, अभी अंतरिम निदेशक हूँ राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान पटना में। मैं गांव का रहने वाला हूँ। नालंदा ज़िला के हिलसा ब्लॉक में एक कोरामा बस्ती है। मैंने वहाँ जन्म लिया और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन, वो मैंने गांव के स्कूल से लिया। 7th क्लास में मैंने राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा पास की। इट वाज 1975। 1975 में मैंने राष्ट्रीय मेधा प्रतिभा जो सम्मान परीक्षा होती है उसको मैंने पास किया था। और जिला प्रशासन ने मुझे नालंदा के SS एकेडमी कंगरसराय, जो जिला स्कूल उस समय हुआ करता था, उसमें एडमिशन के लिए कहा। मैंने वहाँ से मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद मैं सीधे पटना साइंस कॉलेज पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। वहाँ से मैं ISC किया, BSc किया, MSc किया और पटना विश्वविद्यालय से ही मैंने गंगा के डॉल्फिन के विभिन्न आयामों पर मैंने PhD का ग्रंथ पटना विश्वविद्यालय में सबमिट किया और 98 में मुझे पटना विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री मिली। अभी हाल फिलहाल कूनियो यूनिवर्सिटी जो इटली का है, उसने DSc की डिग्री इसलिए दिया है कि मैंने लाइफ साइंस में
और ख़ास करके गंगा के डॉल्फिन के ऊपर हमने अच्छा काम किया है, तो इसलिए उसने मानद उपाधि दी है DSC का। जी, तो आपने अपना शोध जो विषय है वो डॉल्फिन आपने चुना है। Yes. तो ये डॉल्फिन विषय ही क्यों, और क्या लगता है जब आपने इस विषय को शोध के लिए चुना तो चुनौतियाँ क्या क्या रही आपके लिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, इसको गंगा के सोंस बोलते हैं इसको। डॉल्फिन तो बाद में जब हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया तो लोगों के बीच में इसे डॉल्फिन के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन स्थानीय भाषा में सोस और सुसु बोलते हैं। बचपन से ही लगाव था इसमें। जब मेरी दादी गंगा में स्नान करने आती थी, खास करके हर एक पूर्णिमा में, और फतुहा के पास में त्रिवेणी घाट है जहाँ पर पुनपुन नदी गंगा से मिलती है, वहाँ पर हर एक पूर्णिमा को मेरी दादी गांव से आती थी और हमें भी लेकर आती थी। लेकिन एक हिदायत दिया जाता था, बचपन का जो एक्साइटमेंट होता है कि वन्य जीव और जो भी जीव हैं उनके प्रति बच्चों का लगाव रहता है। तो गंगा में जब उस समय उछलता हुआ कुछ चीज़ देखते थे तो मैं दादी से पूछता था क्या, तो दादी बोलती थी सोच घड़ियाल है, उधर मत जाना, वो पकड़ लेगा, तुमको डुबा देगा, काट लेगा। तो ये डुबा देने वाली बात मुझे उस समय बहुत ही झंझोड़ता था, जब ये सोचता था कि ये जब नदी में रहता है तो हमको कैसे डुबा लेगा, ये अपने क्यों नहीं डूबता है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में बचपन से ही था। और जब मैंने PhD की जब बात सोची तो मैं अपने गुरुदेव पद्मश्री प्रोफेसर RK सिन्हा, जो कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, उनसे मैंने जब कहा तो बोले कि ठीक है आप काम करिए, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ही दुर्लभ काम करने होंगे, आपको नदी में रहने होंगे और ऐसे ऐसे जगहों पर जाना होगा जहां आदमी नहीं जा पाता है। तो कई सारी चुनौतियां हैं इसमें, खास करके जब आप गंगा में रहते हैं तो उस समय आपको कई तरह के क्रिमिनल से भेंट होता है, डकैतों से भेंट होता है, और जब आप सर्वे करते हैं तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, और इसी क्रम में कोई अगर क्रिमिनल मिल गए, बदमाश मिल गए, तो आपके साथ अनहोनी भी होती है, जो मेरे साथ भी घटना घटी है कई बार। और लेकिन उन घटनाओं से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि गंगा मेरे साथ है, गंगा माँ मेरे साथ है। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात आपने बताई। और जैसा कि आपने अभी कहा कि बचपन से ही एक कहीं ना कहीं एक ललक थी जाने के लिए, और वो प्रेरणा का स्रोत बनी आपको जी। जैसा कि आपने बताया। डॉल्फिन के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जैसे वो गंगा में अगर रहती है तो वो खाती क्या है, उसकी शारीरिक जो रचना है वो होती कैसे है, शिकार वो कैसे करती है, इन सब के बारे में जरूर जाएंगे, थोड़ा बताएं। देखिए, गंगा के डॉल्फिन ये जब यहाँ पर टेथी सागर हुआ करता था, और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर ज़मीन और जंगल और ये टेरेस्ट्रियल लैंड का जब उद्भव हुआ, तो ये समुद्री प्राणी नदियों में रह गया, और नदी के साथ ये एडजस्ट कर करके ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन हो गया। इसको स्थानीय भाषा में सूसू बोलते हैं या सोंस बोलते हैं, और अंग्रेजी में गंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं। ये गंगा और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, चाहे वो घाघरा हो, गंडक हो, कोसी हो, महानंदा हो, और आसाम में जो नदी बहती है उसमें ब्रह्मपुत्रा में भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो गंगा में नरोरा के बाद जितनी भी जगहें हैं, सब जगह पर ये डॉल्फिन मिलती हैं। मुख्य रूप से डॉल्फिन देखने में मछली जैसी लगती है, लेकिन ये स्तनधारी प्राणी है, हमारे जैसा प्राणी है, और लोग इसे मछली समझते हैं और मछली समझ के ही इसको मार देते हैं। तो हम लोग जब जन जागरूकता अभियान चलाते हैं तो सबसे पहले मैं उन्हें ये कहता हूँ कि स्तनधारी प्राणी है, हमारे जैसा ही प्राणी है, देखने में भले ही मछली जैसा लगता है और पानी में रहता है, पानी में रह करके भी ये डूबता है। क्योंकि अगर आप स्तनधारी प्राणी हैं तो आपके पास गिल्स नहीं हैं, आपके पास गलफड़े नहीं हैं, आप लंग्स से सांस लेंगे और नोस्ट्रिल होंगे, नाक होंगे आपके पास, जो कि सभी कुछ हमारे गंगा के डॉल्फिन में विद्यमान हैं। पानी के सरफेस पर आकर के ये सांस लेती हैं और उम्र के अनुसार पानी के अंदर रहती हैं। जब बहुत छोटा बच्चा होता है वो 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड और 1 मिनट के अंदर में ही वो ऊपर आ जाता है। लेकिन एडल्ट जो है 3 मिनट से 3.5 मिनट के अंदर रह करके फिर बाहर आता है सांस लेने के लिए। साल भर में नहीं, लेकिन 3 साल में जब एडल्ट हो जाती है, 10 साल का उम्र जब इनका हो जाता है तो ये बच्चा देने लायक हो जाती हैं, और एक बार में एक ही बच्चा देती हैं 3 साल के इंटरवल में। अभी तक शोध ये है, लेकिन कई जगहों पर कई लोगों से मैंने सुना है, मैं तो उस पर अभी शोध करना बाकी है, कि कुछ लोगों का कहना है कि हर एक साल बच्चा देती है और सर्टेन एज के बाद ये बच्चा देना छोड़ देती है। तो इस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बंगाल के एक बच्चा है जो रात दिन गंगा के किनारे रह करके
उनका कहना है कि हमेशा हर एक साल ये बच्चा देती है, क्योंकि उसी डॉल्फिन को बच्चे के साथ हर एक साल वो देखते हैं। तो इस तरह से, लेकिन इसके जीवन पर इतना अधिक खतरा है, कई तरह के खतरे हैं, उसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन ये बहुत ही विलक्षण प्राणी है, पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ भारत में, नेपाल में और बांग्लादेश में, ये 3 जगहों पर ही उनकी नदियों में मिलती हैं, और वैसी नदियों में मिलती हैं जिनका कनेक्शन गंगा से है, तो गंगेटिक डॉल्फिन इसलिए बोलते हैं। और संख्या इनकी अभी लगभग 6,370 के आसपास है। 2023 के गणना के अनुसार जो भारतीय वन्य संस्थान देहरादून ने किया है, और बिहार में लगभग 2300 के आसपास है ये गंगा के डॉल्फिन हमारे नदियों में। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि विश्व में कहीं नहीं है और बाहर के लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। जी गोपाल वर्मा जी, हमने ये सुना है कि ये जो डॉल्फिन होती है, क्या ये देख सकती हैं या फिर ये अंधी होती हैं? नहीं, इसे ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है, अंधी डॉल्फिन है। लेकिन ये ब्लाइंड डॉल्फिन होते हुए भी ये इको लोकेशन से अपना प्रे पहचानती हैं, या अपने दुश्मन को पहचानती हैं, या ऑब्स्टेकल क्या है, आगे खतरा क्या है, ये हमेशा अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव निकाल करके और फिर उसको सुनते हैं। तो इस तरह से ये और भी विलक्षण प्राणी हो जाते हैं कि अंधा होकर के, और इतनी विलक्षणता इनमें है, तो सर्वाइव कैसे करती हैं। मछलियों को उसी तरह से पकड़ती हैं, मछलियों को भी जब ये इको छोड़ते हैं, वहाँ से इनको रिफ्लेक्शन मिलता है, तो फिर वहाँ पर जा कर के मछली को पकड़ के खाना खाती हैं। तो इस दृष्टिकोण से जिसके पास दृष्टि नहीं है और वो भी पानी में रह रहा हो और इतने तरह के संकट है उनके साथ, तो ये विलक्षण प्राणी तो हो ही जाता है। बिल्कुल, काफ़ी दुर्लभ प्रजाति है ये। Yes. और मतलब कि एक तरह का खास सेंसर उनमें पाया जाता है। Yes, और बिल्कुल। उसी सेंसर का इस्तेमाल करके वो पानी में गुजर बसर, यूँ कह लीजिए, संघर्ष वो कर रही हैं। और निश्चित तौर पर मानव जाति को भी उनके कल्याण के लिए, उनके संवर्धन हेतु कई प्रयास जो है, अगर वो नहीं कर सकते तो सहयोग भी जरूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंगा में शिकार कर रहा है, मछुआरे लोग अगर शिकार करते हैं, तो कैसे उसे पहचानते हैं? क्योंकि अनजाने में उन मछलियों को पकड़ लेते हैं, डॉल्फिन को पकड़ लेते हैं, उन्हें नुकसान भी होता है। तो क्या खास अपील लोगों से करना चाहेंगे? अगर आपको गंगा में डॉल्फिन दिखे तो उन्हें पकड़े नहीं या फिर उनका शिकार ना करें, उसको लेकर सरकार भी लगातार जो प्रयास है वो कर रही है। देखिए, गंगा में हमारे गंगा के किनारे जितने भी मछुआ भाई हैं, अब उनको पता हो गया है और उनको जानकारी हम लोगों ने दे दिया है। अभी भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमारा जो ये बरसात का जो कार्यक्रम है, इसमें विभिन्न गाँव में जा कर के, खास करके मछुआ के गाँव में जा कर के, उनके परिवार के लोगों को, खास करके उनकी जो पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको गंगा के बारे में, गंगा के डॉल्फिन के बारे में हम लोग समझा रहे हैं। मैंने एक हिंदी में किताब भी लिखी है, गांगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु। वो बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग और जो वन विभाग है, वो मुफ्त में मछुआरों को बांटती है, देती है। उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो अब जागरूक लोग हो रहे हैं। लेकिन उनका जो जीवन यापन है गंगा पर निर्भर करता है। वो कई तरह के जाल लगाते हैं, जिसमें करंटी जाल, जिसको बहुत ही खतरनाक माना जाता है गंगा के डॉल्फिन के लिए। और इस जाल में जब कोई मछली फंस जाती है, खास करके गंगा के डॉल्फिन का जो खाना रहता है वो फंसती है, तो ये डॉल्फिन जाकर के उसे पकड़ना चाहती है, पकड़ कर खाना चाहती है। लेकिन जाल से इनको इको लोकेशन नहीं मिल पाता है, इको नहीं मिल पाता है, तो वो मछली से इको ले करके और वो मछली के पास जाते हैं और उसमें इंटेंगल होकर के पानी में रह जाते हैं और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। मछुआरों को पता होता है कि डॉल्फिन फंस गई है, तो वो बाहर निकाल करके उसे रिलीज़ करते हैं। अब ऐसा हुआ है, लेकिन कभी कभी मछुआरे भी ध्यान नहीं देते हैं, या गलती में बहुत देर तक अगर डॉल्फिन फंसी रह गई पानी के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर आकर के सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनकी मौत हो जाती है। तो मछुआ भाइयों को हम हमेशा आग्रह करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, और समय समय पर मैं उनके गांव में, उनके घर में जा कर के डॉल्फिन के बारे में हर एक तरह की जानकारियाँ देते रहता हूं। और जो इनके लिए जो कानून बना है वो बहुत ही सख्त कानून है कि अगर आप इंटेंशनली अगर इसकी हत्या करते हैं, पकड़ते हैं या इसका मांस बेचते हैं, तो आपको बिना बेल का 3 साल का सज़ा है, 25,000 रुपया जुर्माना भी है। और अगर आप हीनियस क्राइम करेंगे, ये दोनों हो सकता है, आपको पनिशमेंट भी मिलेगा और दंड के रूप में आपको 25,000 रुपये देने भी पड़ेंगे। जी, यानी कि मकसद है जलीय जीव डॉल्फिन के संरक्षण और संवर्धन का, और जागरूकता लगातार बढ़ रही है उन मछुआरों में भी और आम जनों में भी। यही उम्मीद की जा रही है और अपील
की जा रही है कि डॉल्फिन को लेकर जो जागरूकता है वो हम सबों के अंदर जरूर होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बता रहे हैं और काफ़ी खुशी भी हो रही है हमें ये डॉल्फिन के बारे में अधिक जानकारी हम ले पा रहे हैं, अपने दर्शकों के साथ भी हम साझा कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र को लेकर अभी क्या वर्तमान में जो शोध है वो चल रहा है, किस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं, जरूर बताएं इसके बारे में। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन पिछले वर्ष 4 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के हाथों हुआ। उसके बाद केंद्र में अभी कोई खास रिसर्च तो शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार काफ़ी तत्पर है। खास करके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जो एसीएस हैं मैडम हरजोत कौर जी, उन्होंने ज्वाइन करते हैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का रिव्यू किया कि वहाँ क्या क्या है और क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कई सारे निर्देश दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव निर्देश हैं। जितने भी तरह के आप काम कर सकते हैं उन्होंने फ्रीडम दिया है। हमने बिहार सरकार को प्रोजेक्ट भी सबमिट किया है। उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जो जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। एक तो मछुआरों का ट्रेनिंग और मछुआरों के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन है वो, दूसरा है कि पटना के पास या वैसे वाइटल जगह जहाँ पर डॉल्फिन के ऊपर खतरा है वैसे जगह पर पेट्रोलिंग। तो पेट्रोलिंग पहले वन विभाग के लोग क्या करते थे, अब राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान के वैज्ञानिकों और वहाँ के सहकर्मियों के द्वारा किया जाएगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है, जो कि आसाम के ब्रह्मपुत्रा में पिछले दिसंबर में 2024 के दिसंबर में एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें सैटेलाइट टैगिंग कर के वहाँ के डॉल्फिन को स्टडी किया जा रहा है। माइग्रेशन कहाँ तक कर रही हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रही हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल है उसका। तो सेम रिसर्च हम पटना में करने जा रहे हैं, या भागलपुर में जो हमारा विक्रमशिला गंगटी डॉल्फिन सेंचुरी है वहाँ हम इस रिसर्च को, इस शोध को हम शुरू करेंगे। और मैडम बहुत ही पॉजिटिव हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू किया जाए। इसके लिए हमारे पास तो एक्सपर्टीज़ नहीं है, चूँकि मैं उस फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन मुझे जानकारी है कैसे की जाती है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में इसके एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ विदेश के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। उन सब लोगों से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, उनके साथ हमारी जूम मीटिंग होगी और जल्द ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जल्दी से जल्दी जैसे ही बरसात ख़त्म होगा तो मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट में हम लगेंगे और काम शुरू करेंगे। अभी मछुआरों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है कि इस ऑफ टाइम में मछुआरे अभी बहुत कम मछली मारते हैं, क्योंकि बाढ़ का समय है, पानी बहुत है नदियों में, तो मछली कम जाती है, कम नहीं जाती है, बस पानी का जो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो मछलियाँ इधर से उधर चली जाती हैं। तो अभी मछुआरे लगभग बैठे रहते हैं, तो उनसे मेरा अभी इंटरेक्शन का काम चल रहा है, लोगों से मिल रहा हूं और आगे के कार्यक्रम के बारे में मैं उनको बता रहा हूं। जी, बहुत ही खुशी होती है जानकर गोपाल जी, जब हमें सुनने को मिलता है कि हमारे जो जलीय जीव है उसके संरक्षण और संवर्धन और सुरक्षा के लिए जो विभाग है बहुत ही तत्पर है, और मतलब कि कई तरह के जो फैसले हैं और जो है निर्देश है वो लगातार जारी किए जाते हैं इनके सुरक्षा को लेकर। हम ये जानना चाहेंगे गोपाल जी कि डॉल्फिन की सुरक्षा को लेकर जो अध्ययन है और इनके सुरक्षा को लेकर जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं, क्या खास तकनीक अपनाई जाती हैं? देखिए, बिहार के बक्सर से लेकर के मनिहारी घाट तक बिहार का रेंज पड़ता है, गंगा का क्षेत्र पड़ता है। उसमें गंडक भी है, घाघरा भी है, कोसी भी है, महानंदा भी है। ये सारी नदियों में जहाँ जहाँ डॉल्फिन हैं और उसके किनारे में जो वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं वो उसके वार्डन होते हैं, उसके नोडल अफसर होते हैं। उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप अपने फॉरेस्ट गार्ड को, चूँकि बिहार में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड आए हुए हैं, तो ये फॉरेस्ट गार्ड को नियुक्त किया गया है मॉनिटरिंग करने के लिए कि जहाँ जहाँ भी डॉल्फिन का क्षेत्र है उन जगहों पर जा कर के आप देखिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए, स्थानीय लोगों से बात कीजिए, मछुआरों से इंटरेक्शन कीजिए। मछुआरे उनको खबर देते हैं कि अमुक जगह पर डॉल्फिन है, वहाँ पर हमारे बीट ऑफिसर जाते हैं, हमारे फॉरेस्ट गार्ड जाते हैं। और लगभग बिहार के सभी जगहों पर हमारे बिहार के जो पर्यावरण विभाग के जो फॉरेस्ट के जो बल हैं वो लोग लगातार अब निगरानी करना शुरू कर दिए हैं। हमें सूचना भी मिलती रहती है कि अमुक जगह पर डॉल्फिन है। लेकिन 2-3 चीज़ का जो खतरा है जो इसके ऊपर, खास करके जो अभी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के द्वारा जो बड़े बड़े क्रूज जो चलाए जा रहे हैं उसके जो प्रोपेलर हैं उससे डॉल्फिन के कटने की खतरा जो मंडरा रहा है, उसके लिए हम लोग इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी से बात भी की है कि आप जब भी बड़े क्रूज चलाएं तो उसमें आप प्रोपेलर गार्ड ज़रूर लगाएं। और ख़ास करके वैसे जगहों पर जो विक्रमशिला गंगटी डॉल्फिन सेंचुरी है वहाँ पर उस सेंचुरी में आप इंटर करें,
उसके पहले वहाँ के जो वार्डन हैं, जो डीएफओ हैं, उनसे आप बिना परमिशन लिए हुए अंदर नहीं जाइए, और अगर जाते भी हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को बैठा लीजिए। दूसरी जो समस्या है कि जब लीन पीरियड होता है, पानी बहुत कम होता है नदियों में, तो ये लोग ड्रेजिंग करते हैं, और ड्रेजिंग के समय में ड्रेजिंग मशीन जो है उसमें बहुत ही बड़े बड़े प्रोपेलर्स होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं उसमें, जो कि बालू को काट करके और सक करके उसको बाहर निकालता है। तो उस पीरियड में भी हमारे डॉल्फिन के ऊपर खतरा होता है। तीसरा खतरा क्या होता है कि ये जो ड्रेजिंग करते हैं उस ड्रेज्ड मटेरियल को गंगा में ही डाल देते हैं, जो कि अभी भी वर्षा हुई या तेज़ धार आएगा तो फिर वो उसी एरिया में आ जाएगा। और जो गंगा में एक जाल जो गिराया जा रहा है मछुआरों के द्वारा, वो जाल है करंटी जाल, जिसको मोनोफिलामेंट गिल नेट कहते हैं। ये नायलॉन का होता है, बहुत ही मजबूत जाल होता है। इसमें एक बार डॉल्फिन फंस जाती है तो फिर वो निकल नहीं पाती है, उसमें उलझ करके वो मर जाती है। तो इसके लिए भी हम लोग मछुआरों को अवेयर कर रहे हैं कि जहाँ गंगा का डॉल्फिन है वहाँ पर इस चीज़ का उपयोग ना करें। और जो 15 जून से 15 सितंबर तक 3 महीना जो मछलियों को मारने पर जो प्रतिबंध है उसका पालन करना होगा, इसको इन्फोर्स करना होगा प्रशासन के द्वारा। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम लोग अमली जामा पहनाएं और इस पीरियड में मछली ना मारा जाए, क्योंकि ब्रूडर फिशेज भी इसमें मारे जाते हैं जिनके पेट में बहुत सारे अंडा हैं। वो जब अंडा देंगी तो तभी नदियों में मछलियों का प्रजनन बढ़ेगा और इसकी संख्या बढ़ेगी। दूसरा है कि फ्लड प्लेन में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है, जहाँ पर मछलियाँ जा कर के अंडा देती थी। इस बार अच्छा फ्लड आया, अच्छी पानी है नदियों में, तो फ्लड प्लेन जो डूब चुका है उसमें पॉसिबिलिटी है कि मछलियाँ जा कर के उसमें अंडे देंगी, और अंडा जब देंगी तो वहाँ पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का जो छिड़काव होता है, इसलिए उनके अंडे खराब होने का चांस है। तो जो भी दियारा में खेती होती है उनको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर जो है कंपोस्ट का यूज करिए, आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए, या जो ऑर्गेनिक है उसको मत करिए, जो आपका खाद है बिल्कुल वो प्राकृतिक होने चाहिए ताकि मछलियों को नुकसान ना पहुंचे। अगर गोपाल जी मैं आपसे पूछूं कि पटना में हम कहाँ डॉल्फिन देख सकते हैं, अगर कोई व्यूअर्स, दर्शक या फिर कोई भी लोग देखना चाहते हो तो उन्हें कहाँ जाना होगा पटना में? देखिए, पटना में मैंने जून में एक सर्वे किया था अपने लेवल से, दीघा से लेकर के फतुहा तक, फतुहा का त्रिवेणी घाट जहाँ पर पुनपुन नदी गंगा से आकर मिलती है, लगभग 28-29 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें हमने 38 डॉल्फिन देखा था। और कई सारे जगहों पर जब लीन पीरियड होता है तो बहुत बढ़िया से डॉल्फिन दिखाई पड़ता है, खास करके दीघा घाट पर जहाँ पर जेपी सेतु है वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। दूसरा जो एनआईटी घाट है जहाँ पर आकर के हमारा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, उसके ठीक सामने गंडक आके मिलती है नेपाल से, तो उस कन्फ्लुएंस पर जो कि उसका प्राइमरी हैबिटेट है वहाँ भी 5 से 7 डॉल्फिन हमको हमेशा दिखाई पड़ती है। खजे कला के पास में भी डॉल्फिन दिखाई पड़ती है, जहाँ मितन घाट बोलते हैं। और जब नीचे आप जाइएगा तो पॉन्टून ब्रिज जो मालसलामी के पास में है वहाँ दिखाई पड़ती है, और बाद में 7 से 10 डॉल्फिन आपको त्रिवेणी घाट फतुहा के पास दिखाई पड़ते हैं। तो जो जिन लोगों को देखना होता है वो सीधे रस करते हैं फतुहा, चूँकि सालों भर वहाँ डॉल्फिन दिखाई पड़ती है, बेस्ट हैबिटेट है, फूड अवेलेबल है, वहाँ पर थ्रेट बहुत कम है, इसलिए वहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जी, ये तो आपके प्रोफेशन की बात हो गई, और आपने जो बातें बताई इतनी डीपली, इतनी गहराई से, मुझे लगता है कि काफ़ी अद्भुत आपका जो शोध है वो चल रहा है डॉल्फिन के ऊपर। आपके अगर पारिवारिक संरचना की अगर हम बात करें गोपाल जी, तो कितने हैं फैमिली मेंबर आपको, कौन कौन है परिवार, सब कहाँ रहते हैं सब लोग? देखिए, गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी खेती करते थे, पिताजी बिहार सरकार में नौकरी करते थे। मैं 3 भाई और 2 बहन हूँ। बड़े भाई बिजनेस में हैं और छोटे भाई भी बिजनेस में हैं। संयोग से मैं भारत सरकार के सेवा में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका क्षेत्रीय मुख्यालय पटना में है, गंजेटिक प्लेन रीजनल सेंटर, उसका मैं लगभग 20 साल तक रीजनल डायरेक्टर रहा। और कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया से लेकर के तमाम जगहों पर मैंने फॉनल डॉक्यूमेंटेशन किया, जंतुओं का डॉक्यूमेंटेशन करे, कई सारे रिपोर्ट्स बनाए, कई सारे किताब पब्लिश किए। मेरी शादी सिवान में हुई है, मेरी पत्नी होम वाइफ है। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का है तरु सारस्वत, जो कि सिविल इंजीनियर है और अभी यूपीएससी का एस्पिरेंट है। सेकंड मेरी डॉटर है, जो कि अभी एमबीए कर के उसने एचडीएफसी बैंक में मैनेजर ज्वाइन किया है, मैनेजरशिप में, हैदराबाद में है। और छोटा परिवार है, पिताजी का देहांत हो गया, माँ सर्वाइविंग है, माँ साथ में रहती हैं।
बस एक छोटा सा परिवार है और परिवार जितने भी हैं हम अभी कंबाइंड फैमिली हैं, हमारा अभी न्यूक्लियर फैमिली है, इसलिए आपस में समन्वय बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ जी है। बिल्कुल होनी भी चाहिए क्योंकि जॉइंट फैमिली मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो एक परिकल्पना बहुत पहले से चली आ रही है। लोग पहले तो रहते ही थे, लेकिन आज के समय में वक्त जैसे जैसे बदल रहा है, लोगों की मेंटालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बदली है और वो जॉइंट फैमिली से सिंगल भी होना चाहते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली की अपनी एक खासियत है, अपनी एक बड़ा जो विशेषता है वो देखने को मिलती है। काम के अलावे गोपाल जी आप क्या कुछ करना पसंद करते हैं? रिसर्च के अलावे अगर आपको वक्त मिलता है, फुर्सत का पल मिलता है, तो मतलब कि और क्या कुछ करना पसंद करते हैं? क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी रहती है? दो काम मुझे प्रेरित करते रहता है हमेशा। एक तो मैं गार्डनिंग का बहुत शौकीन आदमी हूँ। मैंने अपने घर के ऊपर में एक बड़ा सा डेवलप गार्डन बनाया हुआ है और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ यूनिक तरह के प्लांट मिलते हैं, मैं उसको कोशिश करता हूँ, संग्रह भी करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे प्लांट रहें और फ्लावरिंग प्लांट रहें, उसको ले करके। और जो दूसरी जो मेरी हॉबी है वो है फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी में जब बिहार में एशियन वाटर बर्ड सेंसस होता है तो मैं उसके लिए कोऑर्डिनेटर का काम करता हूँ और कई सारे जगहों पर जा कर के मैं डॉल्फिन से के साथ साथ चिड़ियों की फ़ोटोग्राफ़ी और लैंडस्केप की फ़ोटोग्राफ़ी, चूँकि कैमरा चलाने आता है और मैं अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, इसलिए मुझे दूसरी जो हॉबी है वो है फ़ोटोग्राफ़ी, जो कि बचपन से ही है जी और उसमें मैं व्यस्त रहता हूँ। जब भी ऑफ टाइम मिलता है तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए निकल जाता हूँ। जी गोपाल जी, आपने बचपन की बात कही। बचपन से जब भी हम बड़े होते हैं तो बड़े होने के दौरान हमारे कई तरह के सपने होते हैं। बहुत सारे लोग अपने सपनों के साथ जीते हैं कि बड़े होकर हम वो बनेंगे, ये बनेंगे, और उसी दिशा में वो मेहनत भी करते हैं ताकि आगे वो उनका जो मेहनत है वो सार्थक हो सके। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सपना क्या था, आप क्या बनना चाहते थे? बचपन में मैं पुलिस बनना चाहता था। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं वर्दी पहनूं, इसलिए मैं जब स्कूल में गया तो उस समय मिलिट्री का जो ड्रेस होता है एनसीसी में, और 4 साल तक मैं एनसीसी का कैडेट सीनियर मेजर रहा था। 200 लड़कों को मैं परेड कराता था और इस क्रम में मैं आरडी कैंप, जो रिपब्लिक डे कैंप होता है, जो राजपथ पर जो परेड होता है, वहाँ तक मैं गया, दिल्ली तक, जब मैं स्कूल का विद्यार्थी था। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट में आया तो मैंने नेवी ज्वाइन किया था। नेवी में वाइट कपड़ा पहन करके परेड करना और लोगों को सुनना। फिर नदियों से संपर्क उसी समय ज़्यादा बढ़ा जब मैं नेवी में था, तो बोटिंग और रोइंग करता था तो बड़ा मज़ा आता था। और लोगों के साथ जब हम बोटिंग के लिए जाते थे, कंपनी में ही, लेकिन सभी लोग बोटिंग करते थे तो अच्छा लगता था। उसके बाद फिर मौका नहीं मिला, चूँकि पढ़ाई करनी थी और कंपटीशंस देने थे, लेकिन बचपन में शौक़ था पुलिस बनने का, लेकिन पुलिस में नहीं बन सका। लेकिन आज मैं जिस जगह पर हूँ और जहाँ पर हूँ, मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि मैं वन्य जीवों के साथ, पर्यावरण के साथ काम करता हूँ। जी गोपाल जी, आपने बताया कि भारत सरकार में नौकरी ज्वाइन करने के बाद कई विभिन्न पदों पर आपने काम किया है। मतलब कि अभी तक मैं आपसे पूछूं तो जो भी नौकरियां आपने की है भारत सरकार के अंतर्गत, सबसे पसंदीदा नौकरी आपको कौन सी लगी है, इसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने 2-3 नौकरियां छोड़ी है। एक तो सचिवालय सहायक की नौकरी मैंने छोड़ दिया पिताजी से झूठ बोल करके। पटना म्यूजियम में क्यूरेटर के लिए नौकरी मिली थी, तो मुझे लगा कि मैं बीएससी कर रहा हूँ और इतने प्रतिष्ठित संस्थान से मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर पटना म्यूजियम में मैं विजिटर्स को मैं दिखाऊंगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा सिलेक्शन हो गया था उस समय। और तीसरी जो नौकरी मुझे मिली थी पटना विश्वविद्यालय में, वो 33 महीने की नौकरी थी। जब मैं यूपीएससी कंप्लीट किया तो मैं पटना विश्वविद्यालय में माइक्रो एनालिस्ट के पद पर मैं आया था और उसके बाद मैं यूपीएससी के द्वारा वैज्ञानिक पद के लिए जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं सीधे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट के लिए मेरी नियुक्ति हुई और संयोग से मेरी पोस्टिंग पटना में ही हो गई। और जब पटना में पोस्टिंग हुई तो हमारे डायरेक्टर ने कहा कि हम पटना में इसलिए पोस्टिंग कर रहे हैं आपका, इसलिए कि आप अपना यहाँ ज़मीन खरीदेंगे संस्थान के लिए और उसमें एक भव्य बिल्डिंग बनाएंगे, और मैंने वैसा किया। और पटना में आज बहुत ही अच्छा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बिल्डिंग है। उसी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बिल्डिंग से प्रेरणा लेकर के राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का जो बिल्डिंग बना है, उसमें भी मैंने जो आर्किटेक्ट हैं और जो इनके जो कर्ता धर्ता हैं, उन सबों को मैंने बताया था कि भव्य बिल्डिंग बनना चाहिए और क्या क्या इसमें काम होने चाहिए, कितना मुझे स्पेस चाहिए, कैसा स्पेस चाहिए, उन सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर डाला है पटना के राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र में।
जी, शोध केंद्र की अगर जब हम बात करें डॉल्फिन को लेकर, तो आपका जो रिसर्च है, मतलब कि आपने जो शोध किया है, अभी हम वर्तमान में ये जानना चाहेंगे कि गंगा में डॉल्फिन जो पाई जाती हैं, अगर हम बात करें गंगा के परिवेश में पारिस्थितिक प्रणाली के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसमें डॉल्फिन का कितना महत्वपूर्ण योगदान हम समझ सकते हैं? देखिए, गंगा के डॉल्फिन, जो गंगा का जो आहार श्रृंखला है एक्वेटिक सिस्टम का, इकोसिस्टम का, उसके टॉप में आता है। जैसे जंगल में बाघ जो है आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है, उसको कोई नहीं खा सकता है, वो अपने नीचे वाले जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनको खाते हैं। उसी तरह से गंगा के डॉल्फिन छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं, मछलियां जो है प्लैंकटन को खाती हैं, छोटी मछलियों को खाती हैं। तो ये जो श्रृंखला है, एक श्रृंखला के सबसे टॉप में है गंगा के डॉल्फिन, और एक बड़ा संतुलन भी वो बनाने में कारगर होती है। अगर गंगा के डॉल्फिन नहीं रहेंगी तो फिर जितने भी छोटी छोटी मछलियां हैं वो बड़ी मछलियों के खाना खा जाएंगी, इसलिए बड़ी मछलियों के लिए आफत होगा, बड़ी मछलियों के लिए संकट पैदा होगा। इसलिए गंगा के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए गंगा के डॉल्फिन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो है गंगा के इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और अंत में चलते चलते हम जरूर चाहेंगे कि गंगे डॉल्फिन के संरक्षण संवर्धन हेतु जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब के तरफ से भी डीडी बिहार के दर्शकों को क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ से? मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूँगा कि आप अगर गंगा के किनारे या वैसे जगह पर जाते हैं जहाँ डॉल्फिन है, आप देखिए कि उन पर कोई खतरा हो रहा है कि नहीं। अगर खतरा कोई है या किसी तरह का कोई व्यक्ति उसे खतरा पहुंचाना चाह रहा है, तो संबंधित स्थानीय अधिकारियों को, वहां के स्थानीय पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि ये प्रतिबंधित एनिमल है, ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एनिमल है, इसको सब लोग छू नहीं सकता है, सब लोग नहीं, कोई नहीं छू सकता है बिना वार्डन के परमिशन से। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के बिना परमिशन लिए हुए आप छू भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि डॉल्फिन रिसर्च शोध केंद्र के जो भी वैज्ञानिक हैं या जो लोग हैं, बिना उनके परमिशन से नहीं छू सकते हैं। तो इस तरह के महत्वपूर्ण जो जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनको बचाने के लिए आम नागरिक को भी आगे आना होगा, और जहाँ जहाँ गंगा के डॉल्फिन हैं उन सभी जगहों पर स्थानीय लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी इनके ऊपर खतरा है, उन खतरों को आप देखिए और लोगों को बताइए कि गंगा का डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जंतु है, इसे बचाना हमारा धर्म है। जी बिल्कुल, हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य भी है, और उम्मीद करते हैं कि आप सचेत भी होंगे और जो एक जिम्मेदारी के तहत आप इसका निर्वहन करें, क्योंकि गंगे डॉल्फिन से हमारा जो कहने का एक जो खास नाता भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे गंगा को संतुलन बनाती है, गंगा के अंदर जो भी जलीय जीव हैं उनको लेकर संतुलन बनाती है, और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है उनके संरक्षण के लिए। आपने बिहार अभियान के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, डॉल्फिन के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने बताए। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो आज का कार्यक्रम बिहार अभियान उम्मीद करते हैं कि काफ़ी पसंद आया होगा, और जो भी जानकारियाँ आज के कार्यक्रम में हमने आपको दी और हमारे गेस्ट डॉक्टर गोपाल शर्मा जी ने दी, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और आप सचेत जरूर रहेंगे। तो आज का कार्यक्रम बिहार अभियान आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से और ईमेल के जरिए अपना जो प्रतिक्रिया है, अपने जो फीडबैक है, वो हमें देना ना भूलें। उठाएं कागज़ और कलम, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।